चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 3 पर आधारित जो है ना थ्योरी और क्वेश्चन को करेंगे। इसे समझिए, यहाँ पे हम लोग कल पढ़े थे a1x b1y c1 बराबर 0। इसको हम बोले थे समीकरण 1। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2। अब इसमें हम लोगों को जो है ना यहाँ लिखते हैं अनुपात, यहाँ अनुपात लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हलों की संख्या, हलों की संख्या, हलों की संख्या। ध्यान दीजिए, अनुपात है, ग्राफीय निरूपण है, हलों की संख्या है, यही ना है। देख चला, हम यहां से क्या करते हैं a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। जब इस तरह का अनुपात आता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी कहते हैं। इस तरह का जब अनुपात आएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं वो, प्रतिच्छेदी कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसमें जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसमें हलों की संख्या कितना होगा, वो केवल एक हल होगा। कितना होगा, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। कोई दिक्कत वो, जब प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। इसी तरह देखना दूसरा, यहां देखना a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। इसको हम लोग कहते हैं, इसका जब इस तरह का अनुपात आएगा तो इसको हम लोग कहते हैं समानांतर। इसका ग्राफीय निरूपण क्या होता है, समानांतर होता है। क्या होता है वो, समानांतर होता है, समांतर रेखाएं होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। अब देखो, जब समानांतर रेखाएं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें जब हलों की संख्या पूछेगा तो क्या बताना, कोई हल नहीं है। इसका क्या होगा वो, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। अब देखिए तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है देखिएगा, तीसरा आता है, याद रखना a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यहाँ तीनों अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ तीनों अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं। कौन रेखाएं, समपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। कोई दिक्कत? इस समपाती रेखाएं है तो इसके में हलों की संख्या पूछेगा तो बताना अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका क्या होता है वो, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए समझिए बात बढ़िया से, यही तीन गो चीज हम लोग को पढ़ना है अभी। जब अनुपात दो गो समीकरण देगा, a1x b1y c1 बराबर 0 समीकरण 1, a2x b2y c2 बराबर 0 समीकरण 2। अब देखिए यहां लिखिएगा अनुपात, ग्राफीय निरूपण, हलों की संख्या। तीन गो चीज हम लोग को अभी जानना है। देखिए a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं है। और इस प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो कहेगा हलों की संख्या कितना होगा, तो हलों की संख्या केवल एक होगा। क्या होगा वो, केवल एक होगा। जब देखिए a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2, इसको हम लोग कहते हैं समानांतर रेखाएं। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, समानांतर रेखाएं होगा और इसमें कोई हल नहीं होगा। हलों की संख्या क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसी तरह a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यहाँ तीनों अनुपात बराबर है। जब तीनों अनुपात बराबर होगा तब कहेगा इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो ग्राफीय निरूपण बताएंगे क्या, समपाती रेखाएं है। इसी तरह इसमें हलों की संख्या पूछेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल। कोई दिक्कत परेशानी बुआ? चलिए इस पर एक बार और बताते हैं इसको। देखो
जब हमको a1x b1y प्लस में c1 बराबर 0 समीकरण 1 होगा। इसी तरह a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2 होगा। अब 2 को समीकरण हमारे पास दिया है, चलिए जो बताया है उसको फिर समझना। मान लेते हैं हमारा अनुपात जो है ना a1 बट्टा a2, देखिए यहां से a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। यहाँ तीनों अनुपात बराबर नहीं है। जब तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं वो, इसका ग्राफीय निरूपण होता है प्रतिच्छेदी। ग्राफीय निरूपण क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। इसमें हलों की संख्या कितना होता है वो? इसमें हलों की संख्या केवल एक होता है। क्या होता है? एक हल होता है, एक हल होता है। अब इसी को हम लोग जो है ना संगत समीकरण निकाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत समीकरण निकाय भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं संगत, और इसी को हम लोग कहते हैं अविरोधी समीकरण निकाय भी। इसी को क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण निकाय भी। अविरोधी समीकरण निकाय, समीकरण निकाय। समझ गया बात वो? प्रतिच्छेदी में जब पूछेगा ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो जैसे तीनों अनुपात बराबर है, जब तीनों अनुपात बराबर रहेगा तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, हलों की संख्या एक होगा। इसी को हम लोग संगत निकाय कहते हैं या अविरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा बात समझना मुझको कि a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 और नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बट्टा c2 रहेगा तो इसका ग्राफीय निरूपण होता है वो समानांतर। कैसा होता है? समानांतर रेखाएं होता है, समानांतर होता है। अब इससे पूछेगा हलों की संख्या कितना होता है, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब इसको हम लोग अब इसको असंगत समीकरण निकाय कहते हैं, असंगत समीकरण निकाय। तो इसी को हम लोग कहते हैं असंगत, असंगत समीकरण निकाय, या इसी को हम लोग कहते हैं वो विरोधी समीकरण निकाय, विरोधी समीकरण निकाय, विरोधी समीकरण निकाय कहते हैं। कोई दिक्कत वो? अब सुनो, जब इसका तीनों अनुपात बराबर होगा a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 और बराबर में c1 बट्टा c2, यह तीनों अनुपात बराबर है तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो समपाती होगा। कैसा होगा? समपाती होगा। अब इसमें पूछेगा हलों की संख्या तो इसका अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा? तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल। अब इसको देखिए प्रतिच्छेदी और जो समपाती रेखा आता है ना तो इसको हम लोग कहते हैं संगत समीकरण निकाय। क्या कहते हैं? संगत समीकरण, इसको कहते हैं संगत। अब देखो इसको, इसका एक और नाम होता है, इस तरह के समीकरण निकाय को हम लोग आश्रित समीकरण निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित समीकरण निकाय कहते हैं, आश्रित समीकरण निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आश्रित, आश्रित समीकरण निकाय कहते हैं, आश्रित समीकरण निकाय कहते हैं। अब देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि एक दूसरे को क्या करेगा वो? काटेगा। एक दूसरे क्या करेगा? एक बिंदु पर क्या करेगा? काटेगा। तो एक ही बिंदु पर काट रहा है तो इसीलिए इसमें हलों की संख्या कितना होगा? एक होगा। क्या होगा? इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। इसको इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग कहते हैं। देखो दूसरा है समानांतर, तो समानांतर इसी तरह से ना होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। और संपाती देखिए किसको कहते हैं? एक लाइन है, इसी लाइन पर एक और लाइन जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं वो? संपाती। संपाती का अर्थ ओवरलैपिंग, मतलब एक ही पर दूसरा लाइन जाएगा। कोई दिक्कत? इस पॉइंट को समझने में किसी को दिक्कत? अब समझिए। अब देखिए, अब देखिए जिसे हमको लेते हैं हम दो समीकरण, आप लोग से पूछेंगे कौन कौन क्या हल होगा। इसे देखिए हमारे पास दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 समीकरण 1। यहां से 3x प्लस 7y प्लस में 11 बराबर 0 समीकरण 2। कोई दिक्कत वो? अब देखिए समीकरण 1 के x
के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1, अचर पद को c1 मानते हैं। तो यहाँ से हम लोग को a1 निकालेंगे तो a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा और c1 का मान 5 हो जाएगा। समीकरण 2 से a2 b2 c2 मानते हैं, तो x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2, अचर पद को c2 मानते हैं। तो यहाँ से a2 बराबर 3, b2 बराबर 7 और c2 बराबर वो 11। कोई दिक्कत? अब देखिए सबका अनुपात लेते हैं, यहाँ पे a1 बट्टा a2 करते हैं, तो a1 बट्टा a2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 बट्टा 3 आएगा। यहाँ से b1 बट्टा b2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 बट्टा 7 आएगा। c1 बट्टा c2 करेंगे तो 5 बट्टा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखिए तो कोई अनुपात आपस में बराबर है नहीं है, तो यहाँ से 2 बट्टा 3 जो है ना बराबर नहीं है 3 बट्टा 7 के, और 3 बट्टा 7 भी बराबर नहीं है 5 बट्टा 11 के। और इसका पूछेंगे वो 1 नंबर में, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण क्या होगा वो, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। इसमें हलों की संख्या कितना होगा, केवल 1। हलों की संख्या, हलों की संख्या क्या जाएगा वो, 1 हो जाएगा। आपसे पूछेंगे कि संगत है कि असंगत है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। इसी को अविरोधी समीकरण निकाय भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरा बात देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 समीकरण 1। यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर प्लस 11 बराबर 0 समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 से x, y तथा अचर पद को a1, b1, c1 मानते हैं, तो यहाँ से जाएगा a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू 11। अब देखिए यहाँ पे a1 बट्टा a2 कीजिएगा तो 2 बट्टा 2 कट के 1 हो जाएगा, b1 बट्टा b2 कीजिएगा वो तो कट के 3 बट्टा 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, c1 बट्टा c2 कीजिएगा 5 बट्टा 11। देखिए यहाँ पे 1 1 मतलब एक जो है ना 1 के बराबर है, लेकिन दूसरा क्या दिया वो 5 बट्टा 11। जब दो गो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर रेखा, इसी को कहते हैं। तो आप इससे पूछेगा कि इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, इसका ग्राफीय निरूपण बताइएगा क्या, ग्राफीय निरूपण होगा समानांतर। ऐसा होगा वो, समांतर होगा। पूछेगा हलों की संख्या, हलों की संख्या, तो बताइएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई दिक्कत बुगो, कोई हल नहीं, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बुक। जिसे देखिए 3x प्लस 6y प्लस 11 बराबर 0 समीकरण 1, 6x 12y प्लस 22 बराबर 0 समीकरण 2। कोई दिक्कत बुक? अब सुनिए, अब समीकरण 1 से x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1, अचर पद को c1 मानते हैं। तो यहां से लिखेंगे a1 का वैल्यू 3 है, b1 का वैल्यू 6 है और c1 का वैल्यू 11 है, a2 का वैल्यू 6 है, b2 का वैल्यू 12 है और c2 का वैल्यू 22 है। किसी को दिक्कत परेशानी बुओ? अब सुनिए, अब यहां से a1 बट्टा a2 करेंगे तो हमको मिलेगा 3 बट्टा 6, b1 बट्टा b2 करेंगे मिलेगा 6 बट्टा 12, c1 बट्टा c2 करेंगे मिलेगा 11 बट्टा 22। किसी को दिक्कत परेशानी बुओ? अब सुना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, यहाँ से 11 एकम 11, 11 दूना 22। यहाँ से लिखना a1 बट्टा a2 बराबर में 1/2, b1 बट्टा b2 बराबर में 1/2, c1 बट्टा c2 बराबर में 1/2। देखिए तो इसका सब अनुपात आपस में बराबर आ रहा है, सबका वैल्यू क्या है 1/2 1/2 1/2 है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो इसका ग्राफीय निरूपण होगा, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, इसका ग्राफीय निरूपण समपाती होगा। कैसा होगा वो? समपाती रेखाएं होगा। कैसा होगा? समपाती रेखाएं होगा। इससे पूछेगा हलों की संख्या, तो हलों की जो संख्या होता है वो
क्या होता है, तो इसमें हलों की संख्या जब तीनों अनुपात बराबर है तो हलों की संख्या अनगिनत होगा। क्या होगा वो, अनगिनत होगा। कोई दिक्कत परेशानी तीनों को समझने में। अब चलिए आगे देखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की दो विधि है। देखो इधर, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की दो विधि है। एक होता है वो ग्राफीय विधि से, एक क्या होता है, ग्राफीय विधि से, और दूसरा होता है वो बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि से। देखिए ग्राफीय विधि में एक ही तरीका होता है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारा तरीका देखेंगे। इसे होता है क्या, इसमें बीजगणितीय विधि को हम लोग 3, 4, 5 प्रकार से बांटते हैं। जिसे होता है क्या, ब्रज गुणन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है लुप्तीकरण विधि, और तीसरा होता है, चौथा होता है वो प्रतिस्थापन विधि, और पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि। कोई दिक्कत बगो, इतना तरीका से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की दो विधि होता है। एक होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि से हम लोग एक ही तरह से हल करते हैं, लेकिन बीजगणितीय विधि में हम लोग 5 प्रकार से हल कर सकते हैं। इसे ब्रज गुणन विधि कहेगा, विलोपन विधि से, गुप्तीकरण से, प्रतिस्थापन से, और अनुपात निर्णय विधि से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? 5 नंबर 3 नंबर जो विधि है ना, तो कहाँ कौन पूछता है? देखिए नहीं पूछता है, जब 3 नंबर और 5 नंबर, तो 3 नंबर 5 नंबर नहीं पूछता है, लेकिन हम लोग को जो किताब में दिया है ब्रज गुणन से बनाने के लिए कहेगा, विलोपन से कहेगा, प्रतिस्थापन से कहेगा। तो आप देखिए 5 से बनाइएगा तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, हम बताएंगे 5 से कैसे बनाते हैं, हड़बड़ा नहीं है, आराम से देखिए। चलिए आज वो हम लोग ग्राफीय जो विधि है ना, उसको हम लोग रुकते हैं थोड़ा देर, पहले बीजगणितीय पढ़ लेते हैं, तब हम लोग ग्राफीय बनाएंगे। कोई दिक्कत? थोड़ा किताब दीजिएगा, डाल दीजिएगा। किताब नहीं लाया क्या आप लोग? देखिए बुआ, देखिए एक्सरसाइज 3.2, इधर ध्यान है बुआ। 3.1 में जो है ना ग्राफीय विधि से बनाना है, तो उसको थोड़ा रोकते हैं। 3.2 पहले हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग ग्राफीय विधि से बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, 3.2 के 1 नंबर में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है ग्राफीय से, लेकिन हम लोग बनाएंगे अभी किससे, बीजगणितीय से बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि 1 नंबर में क्या, 1 नंबर में कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है क्या, मान लेंगे यहां से, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या को क्या मान लिए, x मान लिए, और लड़कों की संख्या को क्या मान लेंगे, लड़कों की संख्या को बहू हम लोग क्या मान लेंगे, तो लड़कों की संख्या को हम लोग y मान लेंगे। कोई दिक्कत? लड़कियों की संख्या को x मान लिए, लड़कों की संख्या को y मान लिए। अब फिर कह रहे क्या कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया।
मतलब देखिए गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया तो लड़का और लड़की दोनों मिलकर ना भाग लिया और दोनों की संख्या कितना है 10 है। तो यहां से हम लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा वो लड़का और लड़की दोनों मिलकर कितना भाग लिया है 10 भाग लिया। तो यहां से x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1। फिर कह रहा है कि आप यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों की संख्या से क्या इतना अधिक है 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। बोला है कि लड़की की जो संख्या है ना इस लड़कों की संख्या से कितना अधिक है 4 अधिक है। लड़की की जो संख्या है इस लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो जो कम रहता है उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो लड़की यहाँ लड़के ना कम है तो इसमें हम लोग क्या किए 4 ऐड कर दिए, तभी दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। बोला है कि लड़की की जो संख्या है इस लड़के की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 कौन कम हो गया लड़का कम हो गया, तो लड़का में हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे। अब y को इधर लाएंगे तो यहां से जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब चलेंगे तो यहां से x प्लस वाई बराबर में कितना दिया है 10 और x माइनस वाई में कितना दिया है 4 दिया है। इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 सोल्व कर दो, जोड़ेंगे जब दोनों समीकरण को तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। x कितना x 2x बराबर में 10 4 14, 2 से करिए 2 से 14, x का वैल्यू कितना आ गया 7। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना दिया है x प्लस वाई बराबर में 10 दिया है, तो x का मान कितना रखना है 7 रखना है, तो 7 रखेंगे वो, तो 7 प्लस वाई बराबर 10, यहां से चल आएगा y निकालेंगे तो 10 माइनस 7, y का वैल्यू कितना आएगा 3। तब हम देखो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 है, या लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या को क्या माने थे वो x माने थे, तो x माने थे, x का वैल्यू कितना है 7, मतलब लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या कितना आ गया, लड़कों की संख्या जो है वो कितना आ गया y माने थे कितना आ गया 3 आ गया। देखिए तो लड़कों की संख्या से लड़कों की संख्या कितना अधिक है 4 अधिक है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है? चिन्ह बदलता लेकिन यहाँ माइनस है ना तो इसीलिए काट दिए हैं, चिन्ह बदलेंगे तो x कटेगा y नहीं कटेगा। हाँ वही हाँ बनेगा प्रतिस्थापन से बन जाएगा, हाँ विलोपन विधि है। चलिए एक और सवाल हम देखते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में क्या 1 का 2 नंबर सवाल, देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। देखो यहां से क्या करना वो लिखना, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर रुपया x और कलम का मूल्य बराबर रुपया y। ध्यान देना वो कलम का मूल्य x मान लिए और पेंसिल का मूल्य x मान लिए, कलम का मूल्य क्या मान लिए y मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रश्न से चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, लेकिन ध्यान देना वो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है, कोई दिक्कत। तो यहां से 5 गो पेंसिल का कह रहा है तो 5x
अब प्लस 7 को कलम कर रहा था 7y, इसका मूल्य कितना है तो 50 रुपया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर कह रहा है क्या 7 पेंसिल, तो 7 एगो पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, 7 गो पेंसिल का मूल्य 7x रुपया हो जाएगा। तो यहाँ लिखना 7x प्लस 5 कलम का मूल्य तो 5y, जो कितना दिया है वो यह दिया हुआ है हम लोग कितना 46 दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, जब सोल्व करते हैं ना तो x या y किसी एक के गुणांक को क्या करना होता है बराबर करना होता है। तो लिखेंगे देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे x या y किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे y के गुणांक को बराबर करते हैं। जब y के गुणांक को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 5 से गुना कर देंगे, समीकरण 2 में 7 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत? अब देखो गुना करो 25x प्लस 7 पचे 35y बराबर में 50 पचे कितना जाएगा 250, समीकरण 1। 7 सते 49x 7 सते 49x 7 पचे 35y बराबर में हो जाएगा 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 चौका 28 4 32, 28 4 32। कोई दिक्कत वो? इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए अब सोल्व करते हैं ना, वही है उसी समीकरण को हम लोग एक्सटेंड किए हैं आगे। अभी देखिए यहाँ से सबका चिन्ह बदल दीजिए, सबका क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे। तो ये 35y से 35y कट जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस 25 है माइनस 49 है, तो जब घटाइएगा ना तो माइनस में 24x आ जाएगा बराबर। यहाँ देखो इसको जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा वो माइनस 72 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा माइनस 72, ये माइनस माइनस कर जाएगा। 24 दिया 72, x का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ से लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब ध्यान दें x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां से दिया है 5x प्लस 7y बराबर में कितना दिया है 50 दिया है। यहां से x का मान निकला है 3, यहां रख दीजिए। तब 5 गुने 3 प्लस में 7y बराबर 50, यहां से 5 तिहाई 15 प्लस में 7y बराबर में 50, यहां से 7y बराबर 50, ये प्लस में तो बराबर को उधर माइनस में, तो माइनस 15। यहां से जाएगा 7y बराबर कितना जाएगा 35, 7 पचे 35, y बराबर 5, y बराबर 5। कोई दिक्कत? तो देख वो प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना है तो 3 रुपया और प्रत्येक कलम का मूल्य 5 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्रत्येक पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य रुपया 3 और प्रत्येक कलम का मूल्य बराबर रुपया कितना वो 5 है। कोई दिक्कत परेशानी वो इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना है?